नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में 1 मिनट में खबरों का विश्लेषण देखिए। सबसे तेज विश्लेषण इस वक्त। और इस वक्त बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। एमएमएच कॉलेज में एलएलबी का कोर्स बंद होने पर छात्र संघ ने धरना दिया है। कॉलेज में धरने पर बैठ गए हैं छात्र। पुलिस के साथ इनकी नोकझोंक भी हुई है। पुलिस ने बल प्रयोग कर कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया है। कई छात्र हिरासत में लिए गए हैं, ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि छात्र और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई थी। एलएलबी कोर्स को बंद किए जाने के बाद छात्रों ने यह हंगामा किया। एमएमएच हॉस्टल के ये छात्र हैं जिन्होंने हंगामा किया है, धरने पर बैठे थे। पुलिस जब इन्हें समझाने पहुंची एमएमएच कॉलेज के छात्रों को, तो पुलिस के साथ भी इन्होंने नोकझोंक शुरू कर दी, जिसके बाद इन छात्रों में से कईयों को हिरासत में लिया गया। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर। ये तस्वीर देख रहे हैं हंगामे की तस्वीर। एलएलबी का कोर्स बंद होने से नाराज ये छात्र जो कि धरने पर बैठे, पुलिस पहुंची तो पुलिस ने बल प्रयोग भी किया छात्रों पर, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर हंगामे को शांत कराया गया। उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशियों में स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, अश्विनी त्यागी, सलिल बिश्नोई, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं। मैं केंद्रीय नेतृत्व को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम जैसे कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है और हम लोग भी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी ने जो विश्वास जताया उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। विधान परिषद की 12 सीटों पर 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 10 प्रत्याशियों को उतारा है। विधायकों के संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की 10 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 22 से 24 जनवरी तक लखनऊ दौरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नड्डा पार्टी को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर बातचीत होगी। इसी बैठक में पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को जिम्मेदारी दिए जाने पर भी फैसला होगा। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल होगा, साथ ही कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मिलकर कैबिनेट विस्तार के बारे में चर्चा की थी। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे में पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं संगठन की, उसका जायजा लेंगे, रणनीति तय करेंगे। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सुगबुगाहट है, उसमें किस तरीके से संगठन के लोगों को क्या अधिक कार्यभार दिया जाएगा, क्या अलग भूमिका दी जाएगी। इसके अलावा ए.के. शर्मा जिन्होंने एमएलसी पद के लिए नामांकन कर दिया है, उनकी भूमिका क्या होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इसको लेके भी जेपी नड्डा बैठक करेंगे, बातचीत होगी। और इसी लिहाज से माना जा रहा है कि जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार समेत बहुत सारे बातों पर और बहुत सारे कयासों पर मुहर लग जाएगी। बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में सबसे ज्यादा जिस नेता की डिमांड बढ़ी है, वो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, वहीं पर योगी के प्रचार की डिमांड होती है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राज्य इकाई ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज्यादा से ज्यादा रैली, सभा और रोड शो का समय केंद्रीय नेतृत्व से मांगा है। पीएम अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की है। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्र में मंत्री संजीव बालियान को कुल मिलाकर 5 से 6 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के करीबी और संगठन के कुशल रणनीतिकार माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री सुनील बंसल को संगठन की रणनीति बनाने के लिए बंगाल में लगाया गया। वो लगातार बंगाल के दौरे पर हैं। साथ ही पार्टी ने क्षेत्र के हिसाब से संगठन की रिपोर्ट देने के लिए एक समिति बनाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश से सांसद और राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर और हरीश द्विवेदी को जिम्मेदारी दी गई। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ बवाल बढ़ता जा रहा है। अब लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने अमेजन प्राइम के कंटेंट हेड, वेब सीरीज के निर्देशक, प्रोड्यूसर, लेखक समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में इन सभी पर भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है।
वहीं मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने पर ट्वीट करते हुए कहा कि जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाले वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के खिलाफ योगी जी के उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जल्द ही गिरफ्तारी भी होगी। इसी बीच प्रयागराज के मौनी महाराज ने कहा है कि देवी देवताओं का अपमान करने वालों के खिलाफ कानून बने और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी पीड़ा नहीं, पूरे देश की पीड़ा है, आस्थावान भक्तों की पीड़ा है। कानून की आवश्यकता है, नहीं अब यह अपमान बर्दाश्त कब तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लोग लगाते फिरेंगे। एक न एक दिन उबाल आएगा, आक्रामक परिस्थिति पैदा होगी, लाइन ऑर्डर बिगड़ेगी और यही अपराधीगण इसके दोषी होंगे। इसलिए तत्काल मुकदमा लिखा जाए, इनको जेल भेजा जाए, कानून बनाया जाए, उस पर विराम लगाया जाए। वहीं मायावती ने भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ आवाज उठाई है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तांडव वेब सीरीज में धार्मिक और जातीय आदि भावना को आहत करने वाले कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में भी जो भी आपत्तिजनक है उन्हें हटा दिया जाना उचित होगा, ताकि देश में कहीं भी शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे का वातावरण खराब न हो। वहीं इस विवाद पर जूना अखाड़े की तरफ से नारायण गिरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समझाने का वक्त खत्म हो गया, जहां मिले वहीं चाटा मारो। ये एक तरह से संपूर्ण हिंदू समाज को जो आघात पहुंचाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, ऐसे षड्यंत्रकारियों को, दुष्टों को जो है, उनको जब तक चाटा नहीं लगेगा। उधर सीतापुर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि वेब सीरीज में बहुत कुछ गलत है, कई बातें आपत्तिजनक हैं। मुझे भी फील हो रहा है कि बहुत गलत चीजें हैं। सिर्फ एक वो महिला के अगेंस्ट जो है वही नहीं, जिस प्रकार से बहुत सारी चीजें गलत तरीके से दिखाई गई हैं। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने तांडव पर हो रहे विवाद पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इस सरकार की जिम्मेदारी होती है, अगर इस तरह की कोई वेब सीरीज बनी है या उसको टीवी पे दिखाई जा रही है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर गलत है तो उसको रोके। फिर उस भारतीय जनता पार्टी कमार है, इसका माहौल बनाने की कोशिश करती है। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने इस विवाद को लेकर सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब हमेशा सेंसर बोर्ड देखता है तो इस बार क्यों नहीं देखा। जो सेंसर बोर्ड है उसने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा। फर्ज कीजिए अगर कबीर इस पृथ्वी पर दोबारा आ गए और अपने दोहे उन्होंने किसी वेब सीरीज में पढ़ दिए, क्या होगा? कबीर को बैन करने की बात होगी। ये हमने हासिल किया। फिल्म को तो हम सेंसर करते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पास हो पाती है। वेब सीरीज को नहीं कर पाते हैं, तो वेब सीरीज पर भी कुछ इस तरह के अंकुश होने चाहिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस बीच किसानों की ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 20 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस तय करे कि उसको क्या करना है। किसान और दिल्ली पुलिस आपस में बात कर मामले को निपटाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च जरूर निकाला जाएगा, जिसका रूट भी उन्होंने तय कर लिया है। हमारा ये है कि हमारा रिंग रोड पर रहेगा, 26 तारीख को जो आउटर रिंग रोड है उस पर रहेगा, उसके अंदर नहीं हम जाएंगे। तो प्रशासन वहाँ पे अपना बैरिकेडिंग अंदर की तरफ कर ले और वो रूट बताता रहे कि ऐसे रास्ता है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हजारों किसानों को लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तक सरकार और किसानों में 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है। कई मसलों पर सहमति बनी है, लेकिन अब किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े हैं। यूपी में लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी सुनवाई आगे भी जारी रखेगा। हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई तक हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई स्थगित किए जाने की यूपी सरकार की दलील को खारिज कर दिया है और अंतिम सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है, लेकिन कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, इसीलिए सुनवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। माननीय मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस शमशेरी साहब की बेंच ने 25 जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। 25 तारीख को 2 बजे हम इसकी सुनवाई करेंगे और ये आखिरी अवसर होगा। उस दिन हमको हर हाल में फाइनल हियरिंग करना है। गौरतलब है कि यूपी सरकार इससे पहले 5 जनवरी को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। 102 पन्नों के जवाब में यूपी सरकार की ओर से अध्यादेश को जरूरी बताया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को हुई सुनवाई में अध्यादेश पर यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया गया था। यूपी सरकार को 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए कहा कि इस कानून को लेकर सरकार झुकेगी और किसान जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये तीनों कानून सरकार वापस ले, क्योंकि इन कानूनों से किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा और न ही आमदनी दोगुनी होगी। आय दोगुनी होगी नहीं, कुछ लोगों पर पूरा बाजार और किसान की खेती पहुंच जाएगी। हमें उम्मीद है कि सरकार झुकेगी, किसान जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून से संपूर्ण कृषि बाजार और खेती सिर्फ कुछ लोगों की पहुंच में रह जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रावस्ती में आयोजित समाजवादी पार्टी के चिंतन शिविर से लौटते वक्त बलरामपुर में मीडिया के सवालों के जवाब के दौरान ये बातें कही। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम मंदिर समर्थक मुस्लिम बबलू खान ने देश के सभी धर्म के लोगों से अपील की है कि वे विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे समर्पण निधि अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सभी धर्म के लोगों को बढ़ चढ़कर राम मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए। बबलू खान ने कहा है कि अयोध्या में ऐसे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए जो पूरी दुनिया में कहीं ना हो। सभी धर्म के लोग निकले, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। राम मंदिर निर्माण ऐसा होना चाहिए कि पूरे दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिक को, सभी धर्म के लोगों को निकल करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। बबलू खान ने ये भी कहा है कि जिस तरह से हमारे मुस्लिम समाज के लिए काबा है, उसी तरह से हिंदू समाज के लिए राम जन्मभूमि है। अगर मुसलमान हज पढ़ने के लिए काबा जाता है तो उसे अयोध्या का राम मंदिर भी याद आना चाहिए। अयोध्या के धनीपुरा में बनने वाली मस्जिद के निर्माण के लिए प्लान तैयार हो चुका है। इसका आगाज 26 जनवरी से होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत तिरंगा फहराने और पौधारोपण के साथ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से मिली 5 एकड़ जमीन में मस्जिद के अलावा यहां अस्पताल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी किचन, इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर और एक पब्लिकेशन हाउस का भी निर्माण किया जाएगा, जिनके पिछले दिनों ही ट्रस्ट ने नक्शे पेश किए थे। मस्जिद के लिए गठित किए गए ट्रस्ट के सेक्रेटरी अतहर हुसैन ने बताया कि फाउंडेशन के रविवार को आयोजित एक वर्चुअल बैठक में ये फैसला किया गया कि धनीपुर मस्जिद की बुनियाद 26 जनवरी के खास मौके पर रखी जाएगी। अतहर हुसैन ने बताया कि कार्यक्रम बेहद सादगी के साथ मनाया जाएगा। किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित होगा, बल्कि सादगी से बोर्ड के सभी 9 सदस्य इस मौके पर मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर आज जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज ने शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा पक्ष के ऑब्जर्वेशन पर अपना फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक श्री कृष्ण विराजमान जन्मभूमि विवाद की रिवीजन के तौर पर होगी सुनवाई। जिला जज की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ये फैसला लिया। सुनवाई के लिए लगी थी, अपोजिट पार्टी का ऑब्जेक्शन था कि अपील मेंटेनेबल नहीं है, तो हुआ कि रिवीजन मेंटेनेबल है, तो कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि इसको रिवीजन के रूप में सुना जाएगा और 28 तारीख सुनवाई भी लगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह द्वारा श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को गलत बताते हुए अपना ऑब्जर्वेशन दाखिल किया गया था, जिस पर न्यायालय ने अपना ये फैसला दोनों पक्षों की बहस के बाद दिया। उधर गाजियाबाद में यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर महिला कबड्डी शुरू हो गई। अलग अलग जगह से आई महिला कबड्डी टीम इसमें हिस्सा ले रही है। कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। किसान आंदोलन के दौरान कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, जिसे देखने के लिए जो किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। और अब ब्रेक के बाद बात मिशन पानी की कर लेते हैं। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन मिला है, प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी सबसे पहले है। स्वच्छता और पानी। Water is the precious gift given by God to us. But many parts of our country are facing severe shortage of water. What's the reason behind that? That reason is our own carelessness. Water conservation starts at home, and the measures are very simple to implement and make habits. Always turn off the faucet while brushing. Use bucket and mugs instead of shower heads. Use washing machine only on full load. Use gravity filters to purify water instead of RO purifier, as it wastes a lot of water. Let's join each other's hand and be the part of Mission Pani.
which believes that each one of us has the power to make changes. हमको बचानी है ये जिंदगानी। पानी की अहमियत तो हम सभी को पता है। न्यूज़ 18 हार्पिक